सुप्रभात। आज 5 दिसंबर है। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं आज का वीडियो बनाने से पहले अपने उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने विभिन्न कक्षाओं में मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे पढ़ाया, मुझे इच्छुक बनाया, मैं उनका स्मरण करना चाहूँगा और उन्हें शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था आज रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाना, तो आज हम जो है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। वो जो तुमने सवाल मैंने तुमको कराए थे उन्हीं दोनों सवालों का मैं यहाँ पर आय व्यय खाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा। कि बोर्ड में मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ बनाया हुआ है। तो इसके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम। ये बिल्कुल आय रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट जो आपने कल पढ़ा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें जो है इस खाते के माध्यम से हम संस्था के लाभ या हानि, अब लाभ हानि तो हम बोलेंगे नहीं क्योंकि गैर व्यापारिक संस्था है। यहाँ पर अगर संस्था की आय ज़्यादा है और व्यय कम है तो ये आधिक्य की स्थिति मानी जाएगी, अर्थात लाभ हो रहा है। और इसके उल्टा यदि संस्था के व्यय ज़्यादा है और आय कम है तो वो हानि, अर्थात उसको हम कमी या अंग्रेजी में डेफिसिट कहते हैं। तो इसको जानने के लिए यानी संस्था की कमी या आधिक्य को जानने के लिए आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाते का फॉर्मेट उसी तरह से है जैसे रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट का था। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेकिन इसमें उल्टा होता है उसको, और इसमें बिल्कुल रिवर्स है। इसमें हम डेबिट साइड में संस्था के सभी व्ययों को लिखते हैं, जबकि हमने जो कल पढ़ा था उसमें हम व्यय क्रेडिट में लिख रहे थे, उसमें आय डेबिट में लिख रहे थे। तो ये जस्ट उसका उल्टा है। तो मैं इसकी थोड़ी 2-4 बातें मोटी मोटी बता दे रहा हूँ कि जो आय व्यय खाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें सभी व्यय, सारे खर्चे जो वर्तमान वर्ष से संबंधित होते हैं, करंट ईयर से रिलेटेड, उनको डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ करंट ईयर, उसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने परसों भी बताया था ये 2015 का मना है, 2015। तो अब यहाँ पर क्या है, 2015 इसमें करंट ईयर है होता है, यानी वर्तमान वर्ष। अब इसमें 2016 भी होगा तो इसको हम नेक्स्ट ईयर कह सकते हैं, और 2014 का भी सूचनाएं हो सकती है तो इसको हम प्रीवियस ईयर यानी पिछला साल। तो 3 सालों की सूचनाएं इसमें होती रहती है। तो जो आय व्यय खाता बना रहे हैं, इस आय व्यय खाते में केवल करंट ईयर के एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, चालू वर्ष के व्ययों को दिखाया जाता है। अगले और पिछले वर्ष की व्ययों को इसमें नहीं दिखाया जाता। यानी 2014 का कोई व्यय आपको दिया है या 2016 का कोई व्यय आपको दिया है तो वो इसमें हम नहीं दिखाएंगे। और इसी तरह से इनकम के लिए होता है। इस साइड में हम संस्था की सभी आय को दिखाते हैं और आय भी केवल वर्तमान वर्ष की आती है, अगले और पिछले वर्ष की आय को इसमें नहीं दिखाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल चालू वर्ष के व्यय और चालू वर्ष की आय इसमें दिखाई जाती है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। मैं जो तुमको लिखा हुआ भेजूंगा इसका नोट, उसमें भी इस बात को लिखा हुआ होगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो है डेबिट साइड में व्यय आते हैं वो आयगत व्यय होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी जो रोजमर्रा के व्यय होते हैं। अब ये बात उठती कि दूसरे व्यय क्या होते हैं? एक व्यय होते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे हमने कोई संपत्ति खरीदी। अब संपत्ति क्या होती है? जैसे मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बुक्स खरीदी, या हमने फिक्स डिपॉजिट किए, वो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये स्थायी संपत्तियां होती हैं, इनको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, संपत्तियों को इसमें नहीं दिखाया जाता। इसी तरह से आय में भी हम केवल वही आय को दिखाते हैं जो बार बार होने वाली प्रवृत्ति की होती है, आयगत आय कहलाती है, रेवेन्यू इनकम कहलाती है। कैपिटल नेचर की पूंजीगत आय इसमें नहीं दिखाई जाती। जो पूंजीगत आय क्या होती है? पूंजीगत आय होती है जो कभी कभी होने वाली इनकम होती है। अब ये जो आय, जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, इसमें कुछ आय ऐसी होती है जो कभी कभी होती है। अब कुछ तो ऐसी होती है जो बार बार होने वाली प्रवृत्ति, जैसे चंदा है, दान है, किराया है, ब्याज है, ये हमें हर समय होता रहता है, हर वर्ष होता है। लेकिन कुछ पूंजीगत मदे होती हैं, आय होती हैं, जैसे कोई हमने संपत्ति बेच दी, किसी ने हमको कोई बड़ा दान दे दिया, बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिया, भवन बनाने के लिए दान दे दिया, तो वो इसमें नहीं आएगा। इसी प्रकार से कोई अपनी वसीयत में कोई चीज़ छोड़ के जाता है, कोई संपत्ति हमने बेच दी, तो इस तरह की जो बार बार होने वाली प्रवृत्ति की नहीं होती हैं उसको हम इसमें नहीं दिखाते। तो अब मोटी मोटी बातें इसमें ध्यान रखनी है कि इसके डेबिट पक्ष में चालू वर्ष की आयगत
लिखा हुआ पेज उनको भेजूंगा, उसको आप पहले नोट कर लेना। तो अब तुम उसी पन्ने में जहाँ पर जो पन्ना हमने छुड़वाया था पहले सवाल का, उसी में इस सवाल को करोगे। मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से इसको समझें। तो जो सवाल था उसको मैं एक बार यहाँ पर बोल रहा हूँ। मैंने तुमको जो पहला सवाल लिखा था, मसूरी क्लब का निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता और आयकर खाता बनाइए। तो प्राप्ति भुगतान खाता तो मैंने उस दिन को बना दिया था। अब जो तुमने जगह छोड़ी है उसमें हम उसी सवाल से हम आय व्यय खाता बनाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, इसके डेबिट पक्ष में क्या आते हैं, व्यय आते हैं। तो पेमेंट डेबिट में लिखे, जबकि उसमें हमने क्या लिखा था, व्यय क्रेडिट में लिखे थे। तो अब भुगतान में जैसे सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस सबसे पहले इधर आया। तो जनरल एक्सपेंसेस हमको 216 रुपये दिया हुआ, तो हमने डेबिट में लिख दिया। अब फिर इसमें है सैलरी, वेतन। अब सैलरी हमको दी है 220 रुपये। अब इसको मैं अंदर लिखा हूँ, उसका कारण क्या है, उस जो हमने कल पढ़ा था रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट, उसमें तो समायोजन का कोई रोल नहीं होता, लेकिन इसमें समायोजन का रोल होता है। लाभानी खाते की तरह बनाया था, इसमें जो चालू वर्ष के व्यय जो है देने बाकी होते हैं, अदत्त होते हैं, उनको हम इसमें जोड़ देते हैं। ऐसे सैलरी हमको दिया है 220 रुपये, और नीचे समायोजन का दिया है कि वेतन के 70 रुपये अदत्त हैं, तो उसमें हम इसको जोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग 290 रुपये हो गए। लाभानी खाते की तरह बनना है, तो इसलिए वो सब बातें समायोजन इसमें का यूज होगा। फिर उसके बाद इसमें हमको दिया है फर्नीचर। अब फर्नीचर इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पूंजीगत व्यय है। ये बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे अगर बनाएंगे तो। रेंट और टैक्स बिल्कुल लाभानी खाते की तरह बनेगा। तो जो चीज लाभानी खाते में आती थी वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाएगा। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है 50 रुपये। एक चीज इसमें रह गई जो हमको सामान्य व्यय दिया था 216 रुपये, तो उसको भी हमने अंदर लिखा, उसमें भी समायोजन चाहिए, तो प्लस आउटस्टैंडिंग उसमें भी जोड़ देंगे। वो हमको दिया है सामान्य व्यय के 20 रुपये, तो 20 रुपये जोड़ेंगे, ये रह गया था, तो अब ये 236 हो गया। तो सामान्य व्यय के 20 रुपये देने बाकी थे, वो सामान्य व्यय में जोड़ दिए। वेतन के 70 रुपये देने बाकी थे, वो वेतन में जोड़ दिए, और बाकी खर्चे वैसे आ गए। फर्नीचर इसमें हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फर्नीचर जो है स्थायी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति को इसमें नहीं दिखाया था। अब हम इनकम में आ जाते हैं। इनकम में जैसे सबसे पहले दिया है एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन हमको दिया हुआ है वार्षिक चंदा 652 रुपये, उसमें हमने इसे डेबिट में लिखा था। अब इसमें नीचे समायोजन दिया है कि 100 रुपये बाकी है आउटस्टैंडिंग, नीचे समायोजन में दिया है, समायोजन में दिया है वार्षिक चंदा के 100 रुपये बकाया है, वो जोड़ देंगे इसमें, जबकि हमने पिछली बार नहीं जोड़ा था। फिर उसके बाद आजीवन सदस्यता शुल्क। अब जैसे इसका नाम है आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी जीवन में एक बार देना है, तो जीवन में एक बार देना है तो मतलब ये कभी कभी होने वाली आय है, पूंजीगत आय है, इसलिए इसको हम इसमें नहीं दिखाएंगे। फिर है प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फी हमको दी है 496 रुपये। फिर है विनियोगों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन विनियोगों पर ब्याज हमको दिया हुआ है 76 रुपये। फिर विविध प्राप्ति सन्ड्री रिसिप्ट हो गया 32 रुपये। तो हमने व्यय डेबिट में उतार दिया, आय क्रेडिट में उतार दी, समायोजन को इसमें एडजस्ट कर लिया। रोकड़ शेष दिया हुआ, रोकड़ शेष में नहीं आएगा, ना 1 जनवरी का आएगा ना 31 दिसंबर का आएगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। फिर उसके बाद लिखा है नीचे समायोजन में वार्षिक चंदे के 100 रुपये बकाया है, वो हमने जोड़ दिए। सामान्य व्यय के 20 रुपये बकाया है, वो यहाँ जोड़ दिए। वेतन 70 रुपये बकाया है, वो इसको यहाँ जोड़ दिया। उसके बाद एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, लिखा है फर्नीचर पर 50 रुपये ह्रास लगाना है। अब ह्रास जो है वो हम पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे, तो यहाँ भी दिखाएंगे। ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर,
समायोजन की भूमिका है। रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट बनी थी, इसमें है। अब ये हमारा बन गया। अब इसको हम बंद करेंगे। अब अगर इसमें क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो बैलेंस अगर आएगा तो प्रॉफिट की स्थिति है। अगर डेबिट साइड बड़ी आती है, इनकम कम है तो लॉस की स्थिति होगी। तो इसमें जो है अब दोनों को हम जोड़ के चेक करते हैं। जैसे इधर का टोटल 6 12 14 की 4 हासिल 1 9 1 10 17 5 22 और 3 25 हासिल 2 7 11 और 2 13 14 9 1 10 15 15 25 23 ये हो गया। क्रेडिट का टोटल तो आ गया 1354 और इधर का टोटल हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 ये क्रेडिट का टोटल है और डेबिट का हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 5 5 10 10 20 30 और 5 25 की 5 2 2 2 4 2 6 2 8 850। तो क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब इसमें सरप्लस आएगा। तो इसको हम इसमें से घटा देंगे। तेरह में से 8 या 5 ये 506 रुपये आ गया। तो कहने का मतलब है इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। आय ज़्यादा है, व्यय कम है, इसलिए इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट की स्थिति हो गई। तो 1356 इधर का टोटल ज़्यादा है तो इसको इधर भी लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा सरप्लस यानी प्रॉफिट 506 रुपये। तो ये सरप्लस, अब ये सरप्लस तो छोटा सा है वैसे, इसको इसका बड़ा वर्ड है, इसलिए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मीन सरप्लस। और अगर लॉस की स्थिति होती है तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहलाता है। तो लेकिन उतना लंबा हम कहाँ समझेंगे। तो अगर प्रॉफिट की स्थिति होती है, अगर डेबिट बैलेंस आता है तो वो हमारा अधिक या सरप्लस कहलाता है। इस तरह से ये पहला सवाल मैंने तुमको